अस्सलाम वालेकुम। गुरूब शहर का वक्त, बाब नंबर 6। इल्म की परवाज़, तख़य्युल की उड़ान, कमरा इम्तहान पे नाजिल होने वाली रोशनदानी बरक़ात। बूटियाँ हर तरफ उड़ती हुई बूटियाँ, लपक कर झपटती, झपट कर पलटती बूटियाँ, लहू गर्म रखती बूटियाँ, हवा की शाहराहों पे खरामा खरामा बूटियाँ, मस्त व रक़्सां बूटियाँ, तुंदो ख़ेज़ बूटियाँ, रहम दिल बूटियाँ। तहखाने के कुशादा हाल के रोशनदानों में मुश्ताक चेहरे नज़र आते थे। अपने मखसूस हदफ को ढूंढने के बाद वो उनकी जानिब इल्म व हिकमत के परवाने अरसाल करते, जो तहखाने की साकित और बोसीदा फ़िज़ा में आहिस्तगी से तैरते हुए किसी अर्शी पैगाम की तरह नाजिल होते। बैरूनी मुम्तहन आला कमाल बेतनाई से मुंह मोड़े काला नमक लगा लगा के कीनों की एक फसल उजाड़ने में मसरूफ़ था, और कॉलेज का अपना मुम्तहन उसकी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ कीनों छील रहा था। एक दो जूनियर मुम्तहन सस्ती रेडीमेड पतलूनों में फंसे फंसे और गैर आरामदेह कुर्सियों पर बराजमान बेचैनी से आगे पीछे हो रहे थे। जब सरगोदा के मशहूर कीनों का क्रेट खोला गया तो उन्हें किसी ने झूठे मुंह से भी ना पूछा। अब बस ये उम्मीद थी कि चाय तो आखिर सभी के लिए आएगी, अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद एक आधा चटपटा समोसा भी हाथ लग जाए। कहने को तो बूटियां फ़कत कागज़ के मामूली पुर्जे थे, लेकिन हर कागज़ पर इंतहाई बारीक तहरीर में किसी न किसी इम्तहानी सवाल का जवाब रकम था। वो इम्तहानी सवाल जो इस पर्चे में था, जो तहखाने में बैठे तलबा दे रहे थे, वो पर्चा जो उर्फ़ आम में उसी सुबह आउट हो चुका था, यानी कि किसी ने उसमें आने वाले सवाल पहले ही से लीक कर दिए थे। आने वाले ज़मानों में ऑडियो और वीडियो भी लीक होने थे, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। पर्चों में नकल करवाने वाले माहिरीन ने लीक हुए पर्चे के सवालों के जवाब मजमून पहले से तैयार कर रखे थे। वैसे भी ऐसे इम्तहानों के बेहद काबिल पेश गोई होने की वजह से ये कोई इतना मुश्किल काम ना था। अब ये माहिरीन ये जवाब मजमून अपने एजेंटों के ज़रिए तहखाने में बूटियों की शक्ल में मुस्तहिकीन तक पहुँचा रहे थे। ज़ाहिर है सिर्फ उन्हीं मुस्तहिकीन तक कि जो उन्हें एडवांस में उनकी ग्रांकदर खिदमात का मुआवजा दे चुके थे। अब जाहिर है कि मुम्तहन आला कोई मजजूब या सौदाई तो थे नहीं। बज़ाहिर कीनों के कत्ले आम में मुनहमिक फांके मुंह में ठूंसते हुए उनकी महीन महीन आंखें कमरा इम्तहान पे कड़ी नज़र रखे हुए थीं। हर कोई जानता था कि ये सेंटर बिक चुका था और ये तमाम कारोबार नकल उनकी खुशनुदी से और उनकी सरपरस्ती में जारी व सारी था। वैसे तो इस बदनाम ज़माना हमाम की तरह जहाँ सभी नंगे होते हैं, इस हॉल में भी अक्सरियत उनकी थी जो इखलाकी तौर पर बेहिजाब थे। बस चंद ही ऐसे थे जो बावकार थे और तकवा की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थे। जहाँ तक बाकियों का ताल्लुक है तो उनकी माली इस्तात के मुताबिक उनके कई दर्जे थे। सबसे अदना दर्जों के लिए इल्म रोशनदानों से मनोसलवा की तरह उतर रहा था, लेकिन ये नज़ूल कदर इंतशार और बदअमनी का शिकार था। वजह यह थी कि बूटी का वज़न, फेंकने वाले की महारत, रोशनदान से मुस्तहिक का फासला और पकड़ने वाले की हिम्मत ज़ाहिर है एक जैसी नहीं। इसलिए इल्म के मुतलाशियों पर फैज़ का छिड़काव भी मुतनासिब नहीं था। कुछ सूरमा तो कई बूटियां दबोच लेते, जबकि दूसरों के हाथ किसी बूटी का एक आधा जुज़्व लगता। गो तकरीबन हर रोशनदान में एक शमा टिमटमाती थी, लेकिन फिरोज़ा हो जाने के लिए परवाने भी तो इतने सारे थे, और हर परवाना जसामत और जसारत के लिहाज से मुख्तलिफ। गर्ज के आलिम बूटी में भी किस्मत और ज़ोर ज़बरदस्ती का उतना ही अमल था जितना आलिम हकीकी में। इन परवानों से आला दर्जों वाले तलबा ने अपने मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी और इसमें सरमायाकारी ज़्यादा बेहतर उतवार पर की थी। चुनाचे ये हजरात एक माकूल रकम के एवज़ निसाब की किताबें और नोट्स बिला रोक टोक कमरा इम्तहान में ले आए थे। उनमें ऐसे भी थे जो किताबें साथ लाने का मुआवजा तो दे सकते थे, लेकिन किताब सामने होने के बावजूद इससे नकल तक करने की सलाहियत से महरूम थे। ये ज़्यादातर बड़े ज़िम्मेदार घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जवाब मजमून या तो कोई गरीब उस्ताद लिखता था और ये कमरा इम्तहान में सिर्फ हाज़िरी लगवाने आते थे, या फिर इन्हें किसी अच्छे तालिब इल्म के करीब बिठा दिया जाता था जिसका पर्चा ये मिनोअन नकल करते थे। इस तालिब इल्म को नकल करवाने पर या तो मजबूर किया जाता या फिर उसे भी मुआवजा दिया जाता। इस नकालों की जन्नत में ज़ाहिर है कुछ ऐसे भी थे जो ना नकल करते थे ना करवाते थे, लेकिन जहाँ राशि और मुर्तशी कसरत से हों वहाँ नाराए हक बुलंद करना इतना ना आसान नहीं होता। उन्हें अपने पर्चों की भी फिक्र थी, चूँकि ज़ाहिर है जो इतने बड़े पैमाने पर नकल करवा रहे थे उनके पास ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए
गुंडे मुशटंडे भी थे जो इस वक्त बाहर बान की कुर्सियों पर बैठे सिगरेट फूंक रहे थे या फिर गन्ने चूप रहे थे, जबकि इस जन्नत का हसन बिन सबा मुसलसल कीनू खा रहा था। सबसे ज़्यादा हालत उन्हीं की ख़राब थी जो बूटी माफिया और नकल करवाने वालों को पैसा तो दे चुके थे, लेकिन अकल से इतने पैदल थे कि उन्हें नकल करना भी ना जानते थे। बस बूटी या किताब हाथ में पकड़े इधर उधर हवन्नकों की तरह तक रहे थे। मेरे पीछे भी ऐसा ही एक ऊत बैठा था। हर एक मिनट बाद वो मिनमनाता, वो दिखा दे यार पर्चा, तेरी मेहरबानी, भाई नहीं है, ज़रा सा चेहरा तो करा दे। मैं जानता था कि वो भारी भरकम भैंसा नुमा इंसान इंतहाई दर्जे का डफर था। नाम उसका मलिक मज़ाहिर था और वे एक हुकूमती सियासतदान के बेटे के हवारी के तौर पर सारा दिन उसके पीछे कलफ लगी शलवार कमीज पहने फिरता रहता था। लोगों को आंखें दिखाता था। क्लासों की कभी उसने शक्ल भी नहीं देखी थी। हाँ, कॉलेज की पहलवानी की टीम में था और दाखिला भी स्पोर्ट्स की सीट पर ही हुआ था। मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। पर्चा उर्दू अदब का था और नज़ीर असगरी साहब की क्लास से बेदखल होने के बाद मैंने खुद से खूब तैयारी कर रखी थी। चूँकि अक्सर मुम्तहन मतन से ज़्यादा जवाब मजमून की तवालत पर तवज्जो देते थे, सो तलबा इस जस्तजू में होते कि मुनासिब जवाब लिखने के साथ साथ खुशखती का ख्याल रखते हुए शीटें की शीटें भर दें। इम्तहान देने के बाद फ़ौरन आपस में मुआवजा भी करते थे कि किसने कितनी शीटें भरी। मैं मलिक मुज़ाहिर को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन वो भी कोई पल्ले दर्जे का ढीठ था। पर्चा दिखा दे कि रट लगाई हुई थी। इतने में फंसी फंसी पतलून पहने एक मिस्कीन शक्ल जूनियर मुम्तहन हमारे करीब आया। लगता था कि अभी तक चाय नहीं आई थी, चूँकि उसकी तेवरियाँ चढ़ी हुई थी। मुझे घूरते हुए वो कदरे अक्खड़ लहजे में बोला, मलिक साहब की हेल्प करो, जल्दी करो, आधा घंटा गुजर भी गया है। पहले तो मेरे दिल में आई कि साफ इनकार कर दूं और शोर मचा दूं कि मुझे नकल करवाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये क्या बदमाशी थी। लेकिन इतना तो मैं भी देख ही रहा था कि यहाँ तो खाना ही खराब है। कौन है जो मेरी फरियाद पे कान धरेगा। चारों नचार अपना कीमती वक्त इस बखेड़े में ज़ाया करने से बचने के लिए मैंने फैसला किया कि कम अज़ कम ज़ाहिरी तौर पर मैं नकल में आनत करूँगा। चुनाचे में ज़रा सा पहलू बदल के बैठा ताकि उस हडराम मलिक को मेरा पर्चा नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन वो एक अव्वल दर्जे का नालायक था। पर्चा दिखने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से सवाल का जवाब लिख रहा हूँ, और अगर मैं जवाब मजमून के किसी अगले हिस्से तक पहुँच चुका हूँ तो फिल वक्त उसे नकल करके इब्तदाई हिस्सा कैसे लिखना है। मारे गए, मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल ही फारिग है। इसका तो शायद ये ख्याल है कि मैं इसका हाथ पकड़कर इसका पर्चा हल करवाऊंगा। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अब ना सिर्फ मुझे गुस्सा आ रहा था, बल्कि मैं घबरा भी रहा था कि पूरे 2 साल की मेहनत रायगा जाएगी। एक तो इस मुफ्तखोरे को पास करवाओ, साथ ही साथ वक्त ज़ाया होने की वजह से अपने अच्छे नंबर भी गंवाओ। इसी शशोपंज में मुझे एक तदबीर सूझी। अगर ये वाकई इतनी बड़ी भैंस थी तो शायद मेरा हरबा कामयाब हो जाए। पर्चे का पहला सवाल था, 19वीं सदी के उर्दू नावल की इर्तका की तस्वीर खींचें। क्या करना है? मलक डकराए चला जा रहा था। पहला सवाल पढ़ो, तस्वीर बनानी है। मैं बोला, किसकी? अपनी बेबे की। सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह की शान है, ये तो वाकई एक नमूना है। मैंने खुश होते हुए सोचा और जवाब दिया, इर्तका की। इर्तका के मानी होते हैं बाग। चुनाचे बाग की तस्वीर बनाओ अच्छी सी। नहीं आती, दिखाओ। मैंने एक्स्ट्रा शीट का सफ़ा खोला और टेढ़ा होकर मलिक मुज़ाहिर को उसकी झलक दिखलाते हुए जल्दी जल्दी एक दरख्त बनाया, फिर चंद फूलों वाले पौधे। वो इन्हमाक से मेरी मुसव्वरी देख रहा था। मैं फिर से सीधा हुआ और सरगोशी की, जितने बूटे उतने नंबर, 30-40 तो बनाओ, और तोते और कव्वे भी। तोतों के 3 नंबर हैं और कव्वों के ज़्यादा। कव्वों के ज़्यादा क्यों हैं? मलिक मुज़ाहिर ने इल्मी तजस्सुस का मुजाहरा किया। ख़ास वजह बाद में बताऊंगा। ये कहकर मैं तो अपने काम में जुट गया और मलिक मुज़ाहिर मानी और बहजात के नक्शे कदम पे चलते हुए उर्दू के पर्चे में गुलिस्तान की अक्कासी में मसरूफ़ हो गया। 15-20 मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि कहीं इस गधे को शक ही ना हो जाए। शुक्र है वो जूनियर मुम्तहिन चाय का कप से रुकने में मसरूफ़ था। मैंने पर्चे में नज़र दौड़ाई तो 5वां सवाल था, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में लाहौर का जिक्र किस पैराए में आता है? मिसालों से अपने जवाब की अक्कासी करें। मैं फिर पीछे मुंह मोड़ के बोला, 5वां सवाल करना है इसके बाद? वो कह रहा है कि लाहौर की अक्कासी करें। अक्कासी का मतलब भी तस्वीर कशी है। इसमें लाहौर की तस्वीर बनानी है। लाहौर मानी दाता साहब या मनारे पाकिस्तान? वो दोनों भी, साथ ही GPO, वापडा हाउस, अजायब घर, भंगियों वाली तोप, रीगल सिनेमा और जहांगीर का मकबरा। चलो, अब ये काफ़ी देर तक मसरूफ़ रहेगा, मैं पुरुमीद हुआ।
मलक मज़ाहिर ने अब तक 5 दरख्त बनाए थे जो उसी की तरह बेबर्ग और बेफैज़ थे। इसके अलावा मुख्तलिफ अनवा के तोते और मुतफर्रिक कव्वे भी जवाब मज़मून की जीनत थे। उसे अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन उसने जब सवाल कई बार पढ़ा तो बात वाकई तस्वीर की ही हो रही थी। लेकिन ये लाहौर की इतनी सारी तस्वीरों का क्या किया जाए? तोप तो खैर वो बना लेगा, पर बाकी? बूटियों की परवाज़ें मुअत्तल हो चुकी थीं। रोशनदानों में अब इक्का दुक्का इल्म के दिए नज़र आते थे जो अपने शागिर्दों की हल्लाशेरी को बैठे थे, बाकी कब के जा चुके थे। चुनाचे गैबी अमदाद बंद हो चुकी थी। अब सब कुछ हिम्मत मर्दा पर मुनहसर था। पढ़ाकू तुंदही से पलंदे के पलंदे लिखते चले जा रहे थे। नकल चोर तमाम तर आनत के बावजूद जितना कर सकते थे कर चुके थे। मैं पर्चा मुकम्मल करके गलतियां पकड़ने के लिए दोहराई कर रहा था। मलिक मज़ाहिर बाबडा हाउस बना रहा था जो किसी कब्र से मुशाबे था। अचानक बाहर से शोर गोगा आया। कीनों के छिलकों के अंबारों के बीच ऊँगता मुमतहिन आला यकदम चौकन्ना हुआ। बाकी तमाम हजरात के भी कान खड़े हुए। शोर बुलंद होता गया। छापा पै गया की आवाज़ें आने लगीं। मुमतहिन आला तोंद समेत जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि कमरा इम्तहान में मौजूद नोट्स और किताबें गायब करें और फर्श पे बिखरी बूटियां भी। वो तेज़ी से भागे ताकि सनत नकल के वाज़े सबूत मिटाए जा सकें, लेकिन उन्हें मौका ना मिला। हॉल का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और एक करख्त चेहरे वाला बारिश शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ कई और लोग और पुलिस के सिपाही थे। मुमतहिन आला के होश उड़ चुके थे। उसके कारिंदों के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। एक बेचारे तंग पतलून वाले ने सिटकने की कोशिश की तो एक सिपाही ने उसको गर्दन से ज्यादा बोचा और अधमुई मुर्गी की तरह घसीट लाया। लगता था कि महकमा तालीम वालों का छापा था। या तो इंतजाम में कोई कमी बेशी रह गई थी, या वहां के अफसरान को उनका हिस्सा नहीं मिला था, या फिर कोई सरफिरा ईमानदार अफसर आ गया था जिसने रंग में भंग डाल दी। सारे तलबा अपना कलम रख दें, यह कमरा अब सील किया जाएगा चूंकि यहाँ बदनवानी का बाजार गर्म किया गया है। ऐसा करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबरदार कोई भागने ना पाए, अब हक व बातिल का फैसला होगा। दाढ़ी वाला छापामार रूपदार आवाज में गरजा। अपने अंदाज़े गुफ्तगू से वो नसीम एजाजी के नावलों का दिलदादा लगता था। इम्तहान का वक्त तकरीबन ख़त्म हो ही चुका था। जिन्होंने जो करना था वो कर चुके थे। ठक 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 कलम रखने की आवाज़ें आईं। तंग पतलून वाला जूनियर मुमतहिन के गया रहा था और अपने बेगुनाह होने की तावीलें दे रहा था। बाद में पता चला कि छापा इतना कामयाब था कि छापामार पार्टी की अचानक आमद पर पुलिस को देखते ही किराए के गुंडे सिगरेट और गन्ने फेंक कर वहाँ से सरपट भागे, लेकिन बाकी सब के सब धरे गए, सवाए एक छोटे से लड़के के जो न जाने कैसे एक खुले रोशनदान से फरार हो गया और कोई भी हॉल से बाहर ना जा सका। एकदम छाने वाला सन्नाटा अचानक टूटा। मलक मज़ाहिर की पाटदार आवाज़ आई, सर जी 2 मिनट और दे दें, बस रीगल सिनेमा रह गया।